नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। कहा जाता है कि वक्त का पहिया घूमता है तो बड़े बड़े सूरमाओं के तेवर भी ढीले पड़ जाते हैं। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नक्शे को दुनिया से मिटाने की धमकी देते थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने कूटनीति का कखरा बढ़ रहे हैं। कहते हैं अरबों डॉलर फूकने और खाड़ी में पसीना बहाने के बाद ही असली अकल आती है। आपको वो दिन याद होगा जब ट्रंप सीना ठोक करके कहा करते थे कि ईरान का वजूद खत्म कर देंगे, उसे पाषाण युग में भेज देंगे। लेकिन आज जरा हाल देखिए। अब ट्रंप साहब ईरान की ताकत का लोहा मान रहे हैं और हद तब हो गई जब उन्होंने ईरान और IRGC की तारीफों के पुल बांधने अचानक से शुरू कर दिए हैं। ट्रंप के तेवर कैसे नरम पड़ गए हैं, सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। तो ईरान पर यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर नरम पड़े क्योंकि ईरान से जुड़े आतंकवाद विरोधी प्रतिबंधों में एक बड़ी राहत उनको देनी पड़ी। इराक की फ्लाई बगदाद एयरलाइन से तमाम बैन हटा दिए गए। 2 विमानों से आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध तक हटा दिए गए। यूएस ने जनवरी 2024 में आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध लगाए थे, जिन्हें अब उन्हें हटाना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि बस कैसे भी करके मुस्तफा साहब आए और अमेरिका के साथ एक डील साइन कर ले। इसे कहते हैं राजनीति, पलटी मार, और पलटी भी ऐसी कि पटरी ही बदल दे। ट्रंप डील के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, सबसे पहले आप वो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी। I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, "Please don't do it. Let's talk." And then they said, "We never said that." You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking. Let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. ईरान ने अमेरिका के इस मीठे मीठे प्रपोजल पर पानी फेर दिया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि खून के बदले खून और बातचीत का झुंझुना अब बिल्कुल नहीं बजने वाला है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अगला हमला हुआ तो खाड़ी के समंदर में सिर्फ पानी नहीं, विरोधियों के खून को भी मिलाकर के बहाया जाएगा। यानी ट्रंप चाहे जितनी गोटियां बिछा ले, ईरान अपने पुराने जख्म और हिसाब चुकाने के मूड में है। ईरान ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी है, चलिए आपको वो भी बता देती हूं। ईरान के अमेरिकी सहयोगी खाड़ी देशों को सीधे चेतावनी है कि यूएस ने हमला किया तो खाड़ी देश जवाब का मैदान बन जाएगा। ईरान ने ऊर्जा ठिकानों और अमेरिकी संपत्तियों पर हमले की धमकियां भी दी है और कराची की सऊदी, कतर और तुर्की से ट्रंप पर दबाव की अपील। दूसरी तरफ जंग नहीं, कूटनीति का रास्ता अपनाया अमेरिका, ये ईरान ने कहा जरूर है, लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ईरान जवाबी कार्रवाई को तैयार है, बातचीत उसके लिए भी पहली प्राथमिकता है, लेकिन वो सरेंडर कर दे ये नहीं होने वाला। तो लबोलुआब ये है कि धमकियों के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और ट्रंप साहब डील की माला जप रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो कि तलवार पर धार रख रहा है। खेल दिलचस्प है क्योंकि इस बार स्क्रिप्ट अमेरिका नहीं बल्कि तेहरान लिख रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप बड़े नरम, ईरान में माहौल अब भी गर्म। बैकफुट पर ट्रंप, IRGC से जुड़े एयरलाइन से हटा बैन। ट्रंप की डील वाली चाहत, सामने मिसाइलों की आफत।
ट्रंप गिड़गिड़ाए, जंग में अरबों बर्बाद कर घुटनों पर आए। ईरान बना सिकंदर, अमेरिकी सेना पर मौत का बवंडर। धमकी बरकरार, लेकिन ईरान के सामने ट्रंप हुए लाचार। अब खबरों की तरफ आगे बढ़ूं, लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि क्या ईरान के मार से परेशान ट्रंप IRGC पर नरम रुख अपना करके मुस्तफा को समझौते के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ हैं, भरत भरई जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार ईरान मामलों के जानकार है। तो प्रोफेसर मनोज कुमार, क्या हुआ अमेरिका को? अमेरिका क्यों चाहता है कि आप उससे जाकर के बातचीत कर लें और इस मसले को किसी तरीके से सुलझा लें? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ईरान ने अपने बैटल फील्ड खुद तैयार किया। अगर आप फर्स्ट फेज के संघर्ष को, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को देख लीजिए, तो वहां पे अमेरिका और इजरायल बढ़त बना के रखे थे, लेकिन सेकेंड राउंड में जिस तरीके से ईरान ने अपना खुद बैटल फील्ड चुना और वहां पे यूएस को और विशेष करके आर्मी, यूएस की जो आर्मी उसको इन्वाइट किए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आके सेंट्रलाइज कर दिया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से यूएस आर्मी डे बाय डे एक्सपोज होते जा रही है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, उनकी जो रणनीति है, उसको एक तरीके से ईरान के सामने विफल होते हुए दिख रहा है और कहीं से सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जिस तरीके से वो डील करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आखिर फाइनली वो एट द एंड ऑफ डे उन्हें मिला क्या? क्योंकि उनका जो सबसे पहला मोटिव क्या था, रिजीम चेंज करने का मोटिव था और शायद इसीलिए वो आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अली खamenei को ये चीज पता थी। वो 86 वर्ष की उनकी अवस्था हो चुकी थी। उन्होंने लगभग 37 साल तक एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल जो अपने आप को तैयार किया और उन्होंने शहादत जो दिया, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेल उन्हें भी था और शायद उसी के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा ईरान यूनाइट हो गया। तो मुझे जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि अली खamenei की जो शहादत हुई, वहां से ये जो रिजीम चेंज की जो बात हो रही थी, और इसको अली खamenei बिल्कुल जानते थे कि अमेरिका हम पे अटैक करेगा और शायद उन्होंने उसको अपने रडार पे अपने आप को स्थापित किया। उन्हें पता था कि अमेरिका इजरायल हमें छोड़ने वाले नहीं है और शायद उसी दिन के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में जो एक रिजीम चेंज करने की जो बात हो रही थी। तो जो मेरा पहला पॉइंट है कि ये बिल्कुल ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका को अपने बैटल ग्राउंड पे उतारा, फील्ड पे, और आज वहां पे कहीं ना कहीं अमेरिकन आर्मी विफल होते हुए दिख रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि वो चारों तरफ से आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि वहां पे कुछ हो नहीं पा रहा है अमेरिका के द्वारा। हाँ। और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिटोरिएट हो रही है। तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें मैं बिल्कुल ये देख रहा हूं कि अमेरिका एक तरीके से जो उसका जो पोजीशनिंग था, ये भी तो है कि अमेरिका अपने एक बयान पर कभी टिक करके रहता कहाँ है। आज वो जरूर कह रहा है, तारीफे को पुल बांध रहा है, कल हो सकता है कि फिर से वार पलटवार शुरू करके ये कह दे कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है भरत भरई जी। अब अमेरिका को अचानक से बातचीत के प्रयास और बढ़ाने चाहिए, ये क्यों सोच रहा है? क्योंकि बातचीत तो हो गई थी। आपने पहले फ्रांस में एक मंच पर G7 पर हस्ताक्षर कर लिए, फिर आप तुर्कियों गए, फिर आपने नेटो में जाकर के फिर से वही उठा करके हस्ताक्षर भरे पन्नों को मटिया मेट कर दिया। फिर बातचीत करनी है। दुनिया को गोल गोल क्यों घुमाना है अमेरिका को? मीनाक्षी जी, मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूँ। देखो, जो 14 पॉइंट का MOU साइन हुआ था जी, और 3 दिन तक जहाज वहाँ से गुजर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो वहाँ से 3 जहाज़ों पर, एक साइप्रस का था, मेरे ख्याल से एक सऊदी अरेबिया का था और एक कतर का था। उसके पर किसने हमला किया? IRGC ने। तो अगर जो MOU साइन किया था उसका पालन करना था, तो ईरान ने क्यों अटैक करना शुरू कर दिया? फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई तो करेगा। फिर आप बोलते हैं कि नहीं अमेरिका ने उल्लंघन किया। अब सच बात बताओ कि कहाँ से उल्लंघन हुआ। दूसरा, कोई भी लोकतांत्रिक देश है हमेशा पहले बातचीत से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सुलझाना चाहता है। आप देखें भारत ने भी क्या किया। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 4 दिन के बाद पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया कि सीज फायर कर ले, तो भारत ने भी कर लिया। तो हमेशा लोकतांत्रिक देशों, ईरान की जैसा नहीं है कि वहाँ एक ही आयतुल्ला है जो बोलता है वो होता है। वो नहीं होता है लोकतांत्रिक देश में। आप कहीं भी जाओ, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, भारत हो,
तो अमेरिका हमेशा चाहता है कि ये सेटलमेंट हो जाए, और मेरा ख्याल है सेटलमेंट हो जाएगा। आप बोलते हैं अमेरिकन आर्मी को क्या हुआ? क्या हुआ? 20 सोल्जर भी उसके तो नहीं मरे हैं इतने 3.5 महीने की लड़ाई में। इजराइल का तो कोई सोल्जर नहीं मरा है, इजराइल का कोई विमान नहीं गिरा है, 1800 सॉर्टी हुए उसमें से। तो इसी तरह ये देखना चाहिए कि ईरान की प्रजा की इसमें क्या बर्बादी हो चुकी है। बयानबाजी तो ईरान जो IRGC है बहुत करता है, लेकिन जनवरी फरवरी में ये वॉर शुरू हुआ, उसके पहले हजारों लोग वहाँ भी आए थे। देखो, भारत में एक कॉकरोच पार्टी वाले नौजवान आए तो मोदी जी ने अपने मिनिस्टर्स को भेजा, उन्होंने खुद बयान दिया और उनके साथ सलाह कर दिया। 4-5 आदमी को इंजरी भी हुई पुलिस में, तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका प्रोटेस्ट होता है। ईरान में क्या हुआ? कभी 42,000 लोगों को मशीन गन से उड़ा दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई उसकी बात नहीं करता है। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते लेकिन हो इन तो सब किसके के बारे ह्यूमन में राइट्स की अगर बात करते अमेरिका हो? ने भी भरत जी बात की है तो अमेरिका भी कहाँ उन तमाम चीजों को हासिल कर पाया है जिन उद्देश्यों के साथ वो उतरा था। वो उद्देश्य तो मेजर जनरल राजन कोशर अभी तक वैसे भी अमेरिका के पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या फिर यही एक मुद्दा रह जाता है कि आप बातचीत के माध्यम से सब कुछ सुलझा लीजिए? बातचीत 28 फरवरी के पहले भी चल रही थी, 28 फरवरी के बाद भी चल रही थी, और एक बार फिर से अगस्त आते आते फिर वही बातचीत वाला सुर। जय हिंद मीनाक्षी जी, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव में देता हूं, बिकॉज एक प्रो ईरान और प्रो US पर्सपेक्टिव के एक बीच का पर्सपेक्टिव में देना चाहता हूं, बिकॉज कोई भी लड़ाई आपकी जो एक तरफा नहीं होती, और जो लड़ाई के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव से आप चलते हैं, और अगर वो आप उसको मुश्किल हो रहा है हासिल करना, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव बदलते रहते हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता लड़ाई में कि अगर जो मैंने एक प्लान बनाया है और मैं उस प्लान पे टिका रहूंगा, बिकॉज जब हम अपने ऑपरेशनल कैंपेन्स प्लान करते हैं तो हमारे प्लान्स टाइम के टाइम चेंज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक हम बहुत बम्बास्टिक टाइप ऑफ प्लान अपना बनाते हैं, बहुत एक बड़ा प्लान एक्चुअली बनाते हैं, बहुत एम्बिशियस प्लान बनाते हैं, और जब हम ग्राउंड में उतरते हैं हमको ऐसा लगता है कि ये जो प्लान है काम नहीं करेगा, तो हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। अमेरिका के साथ यही हो रहा है। देखिए, एक बहुत एम्बिशियस प्लान था, चले थे रिजाइम चेंज करने, और बहुत सारी न्यूक्लियर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनके रिचमेंट इसको जहाँ पे है हम उसको वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। पर जैसे जैसे वो इस लड़ाई में घुसे हैं, इसको अमेरिका ने अपने प्लान्स बदले हैं, तो ये बोलना कि इसको अमेरिका ने कुछ हासिल नहीं किया, आई थिंक दैट विल बी अंडरस्टेटमेंट। बिकॉज जो नुकसान अमेरिका ने ईरान का किया है, जिस हिसाब से टारगेट्स आपके 4000 से ऊपर टारगेट्स को एड्रेस किया है, उनकी नेवल स्ट्रेंथ को कम किया है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम किया है, तो वो भी आपको अपनी गणित में लेके आना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ वन साइडेड वॉर एज आई सी इट। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भरत ने जो बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि ये जो लड़ाई है, ये जो मसला है, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ से सॉल्व नहीं होगा जी। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भी आपने देख लिया, 4 साल लड़ ही रहे हैं अभी, बट वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, और जहाँ पे जो अभी मुद्दे भी बदली हो गए। देखिए, एक टाइम पे हम न्यूक्लियर की बात करते थे, और हम इस मिसाइल्स की बात करते थे, और हम इनके प्रॉक्सीज की बात करते थे, लेबनान की बात करते थे। आज मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आके अटक गया, कोई उन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है अभी। और जहां दुनिया भर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हो गया है, फिर बाबल मंडेव हो या फिर हम हॉर्मुज की बात करें। लेकिन विंग कमांडर आलोक सहाय जी, ठीक है, एक ना एक दिन तो रुकना पड़ेगा। अब रशिया यूक्रेन जिस तरीके से पिछले 4.5 साल से एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, ये युद्ध भी इसी तरीके से एस्केलेट होता रहेगा, या फिर सच में बातचीत के माध्यम से इसका कोई मसला निकलेगा, और वो भी मिड टर्म इलेक्शन के पहले पहले निकालना होगा?
मीनाक्षी जी नमस्कार। देखिए मेरा टेक इसमें यह है कि अमेरिका ने रणनीति के हिसाब से दो बड़े मिस्टेक्स किए हैं, कार्डिनल मिस्टेक्स। एक तो उनको ये नहीं पता था क्या कि ईरान के जितने भी मिसाइल्स है और ड्रोन्स है वो कहाँ रखे जाते हैं। आपने जैसे बोला ना कि यूक्रेन के युद्ध की जो है जैसे 4 साल तक चला, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो 1 महीने में युद्ध नहीं चलता, 1 महीने में युद्ध खत्म हो जाता अगर इनके मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो इस तरह से अंडरग्राउंड नहीं होते और सुरक्षित जगहों पे नहीं रहते। तो ये युद्ध कब का खत्म हो गया था? युद्ध इसलिए नहीं खत्म हो रहा है, ईरान आज इसलिए ताकतवर बन के जवाब देने की स्थिति में है क्योंकि उसके सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो सुरक्षित है। और ये स्थिति बनी रहेगी जब तक कि इसका काट अमेरिका और इजराइल के पास नहीं आता है। तब तक ईरान जो है एक पावरफुल देश के रूप में खड़ा रहेगा। आप कितनी भी बमबारी कीजिएगा वो आपके ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन से आक्रमण करता रहेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।